नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड में 7 करोड़ 90 लाख 80 हजार इक्विटी शेयरों को खरीद लिया है। ये खरीदारी जो है की गई है भारतीय स्टेट बैंक से और ये पूरा जो ट्रांजैक्शन है वो 104.54 करोड़ रुपए का है। अब इन्होंने बताया है कि शेयर बाजार को जिसकी जानकारी दी है कि इस सौदे को 4 जून 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक से भी मंजूरी मिल गई थी। चलिए, ये तो हुई खबर की बात, लेकिन हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जियो ब्लैक रॉक की भी एक खबरें आ रही थी। तो उसके बाद ये पेमेंट बैंक वाला मामला क्या आ रहा है, क्यों जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, मुकेश अंबानी हैं, वो पेमेंट बैंक पर दाव लगाना चाह रहे हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में तो बड़ा दाव खेलने की तैयारी है ही। अब बड़ी 11.2 ट्रिलियन की जो एयूएम को मैनेज करने वाली ब्लैक रॉक है उसके साथ हाथ मिलाया है। उसके बाद भी उसमें भी बहुत तरह के अपडेट सामने आ रहे हैं, लेकिन ये पूरा मामला है क्या, दोनों खबरों को आसान भाषा में जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सर, जियो ब्लैक रॉक वाली खबर पर तो हम लोग बने ही रहते थे, लेकिन 104 करोड़ की खरीदारी करना, उसके बाद 7 करोड़ से अधिक इक्विटी का लेन देन होना, ये पूरा मामला है क्या? ये मैंने इनसाइड स्टोरी हम आपसे समझना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए जो खबर है वो तो सिंपल सी खबर है। एक कि एसबीआई का जो स्टेक था जियो पेमेंट्स बैंक में, उसको रिलायंस की जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसने उस स्टेक को खरीद लिया है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की होली ओन्ड सब्सिडरी बन गई है, जियो पेमेंट बैंक बन गया है। ये ट्रांजैक्शन के बाद जियो पेमेंट बैंक जो है सर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पूर्ण मालिकाना हक वाली सहायक कंपनी बन गई, यानी पूरी तरह से अब हक आ गया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास, जियो पेमेंट्स बैंक का जी। अब वैसे तो एक ये आम कहानी लगती है, लेकिन इसमें कुछ अगर हम आगे की तरफ देखें तो कुछ सवाल पैदा होते हैं। वो ये हैं कि देखिए, हाल में ही ब्लैक रॉक को और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो जॉइंट वेंचर है 50-50% स्टेक वाला, उसको आरबीआई की तरफ से मंजूरी मिली है आपकी इसकी ये लाने की, आपका म्यूचुअल फंड लाने की। तो म्यूचुअल फंड लाने का जो माफ कीजिए सेबी की तरफ से मंजूरी मिली है, तो वो उस मंजूरी के बाद अब दोनों मिलकर भारत के जो म्यूचुअल फंड मार्केट है उसमें एक बड़ी एंट्री करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तेज़ी से। पूरी टीम लगा दी है और बाकी सारी चीज़ें। अब सवाल इस बात का उठता है कि आखिर अभी जो जियो का जो पेमेंट बैंक है उसमें अपनी पूरी उसको होली सब्सिडरी बनाने का, होली ओन्ड सब्सिडरी बनाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है जी? क्या जियो पेमेंट्स बैंक का इस्तेमाल मुकेश अंबानी या जियो फाइनेंशियल सर्विस और ब्लैक रॉक का जो जॉइंट वेंचर है वो म्यूचुअल फंड की मार्केटिंग या म्यूचुअल फंड बेचने और दूसरी जो फाइनेंशियल सर्विसेज देने हैं, क्या उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या एक ये इंटीग्रेशन की प्रोसेस है? ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे पैदा हो रहा है विशाल। चलिए प्रवीण सर, चर्चा को आगे लिए चलेंगे, लेकिन कब से चल रही है जियो पेमेंट बैंक, एक एडिशनल जानकारी आप ले लीजिए। देखिए, जियो पेमेंट्स बैंक जो है अप्रैल 2018 से पूरी तरह से ऑपरेशनल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को अगस्त 2015 में आरबीआई से लाइसेंस मिला था। इसके बाद आरआईएल ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ पार्टनरशिप की थी। नवंबर 2016 में जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। बैंक ने अपने कस्टमर बेस को भी इस दौरान सर 3 गुना बढ़ाकर 23.1 लाख कस्टमर कर लिया है। इसका खासा अगर मैं बात करूं सर, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट और वॉलेट में जमा जो अभी पैसा है वो 295 करोड़ के आसपास है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं सर कि आरबीआई से इसको लाइसेंस मिला था, क्या इस कहानी को हम लोग क्या पेटीएम का जो वाला मामला था उससे भी जोड़कर देख सकते हैं क्या? पेटीएम के पेमेंट बैंक, इस कहानी में पूरा जो पेमेंट्स बैंक का भारत में जो पूरा एक 2015 में भारत में पेमेंट्स बैंक की एक अवधारणा या एक कल्पना की गई। आरबीआई ने उसके लिए लाइसेंस के लिए मांगे, 11 एप्लीकेशंस आई आपकी जो स्मॉल आपका जो पेमेंट्स बैंक है उसके लिए, और आखिर में बहुत सारे नाम वापस चले गए और फिर बचे सिर्फ 6 नाम, जिसमें फिनो पेमेंट्स बैंक है, आपका पेटीएम था, आपका एयरटेल है और फिर जियो का। तो 6 में अब आपका जो एयरटेल है वो एक तरह से इन हाउस पेमेंट बैंक का काम करता है, तो उसका कोई बहुत बड़ा वो रोल है नहीं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को हमने ये देखा कि 2024 में मार्च से उसके पूरे एक तरह से कामकाज को आरबीआई ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, किसी भी तरह के नए ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने से रोक दिया, क्रेडिट देने से रोक दिया। तो बहुत सारी पाबंदियां जो है
वो आरबीआई ने इसमें लगा दी। पेटीएम का सर शेयर भी देखिए 1000 से गिरकर सीधे 500 रुपए के बिल्कुल, आसपास तो आ वो गया एक था। बहुत बड़ा झटका था जो विजय शेखर शर्मा के लिए। जो फिनटेक कंपनी है पेटीएम और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बीच में जो डेटा का फ्लो था, उसको लेके दरअसल आरबीआई ने कई बार वार्निंग देने के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक को एक तरह से इनऑपरेटिव कर दिया जी। अब पेमेंट्स बैंक काम क्या करते हैं, इसको समझिए कि 2 लाख रुपए तक का आप डिपॉजिट कर सकते हैं जी। और अगर जियो पेमेंट्स बैंक की बात करें तो उसके जो सेविंग अकाउंट है वहाँ पे आपको ब्याज पता कितना मिलता है, 3.5%। अभी अगर आप देखेंगे तो सेविंग खातों पे ब्याज सब बैंकों ने घटाया है और वो 2.5% के आसपास रह गया है। के आसपास है सर। तो आप समझिए कि 1% वहाँ ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। जी सर, इसको ऐसे जोड़कर देखा जाए, जैसे मान लीजिए एसबीआई में अगर आप एफडी कराते हैं, आईसीआईसीआई में कराते हैं, एचडीएफसी में कराते हैं, तो आपको एफडी पर जो है 7% का ब्याज मिलता है। वही अगर आप छोटा आईडीएफसी बैंक में करें, इंडसइंड बैंक में कर दिए तो 8.5% का ब्याज मिलता है। तो 1% का जो मार्जिन उससे इस कहानी को जोड़ा जा सकता है। वो नए ग्राहक आपके पास ज़्यादा आ सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा रिस्क वाली बात आ जाती है, उसको देखें तो सेविंग खाते में 2 लाख रुपए तक की लिमिट है। आप अपने जो पेमेंट बैंक के खाते हैं उसमें 2 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। जी। तो इफेक्टिवली अगर आप देखें तो इस वक्त देश में 2 ही पेमेंट्स बैंक एक तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। एक जियो हो गया और एक दूसरा फिनो वाला बैंक हो गया। इनको लाया क्यों गया था पेमेंट्स बैंक को, ताकि जो लो इनकम वाले लोग हैं वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का सरकार का और आरबीआई का मकसद था जी। कम आमदनी वाले लोग खाता खुला सकें, छोटे बिजनेसमैन जो हैं वो खाता खुला सकें और बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो इसमें ले सकें। क्रेडिट देने की इनको इजाज़त नहीं होती। अब बीच में जो पूरा एक चला कि पेमेंट बैंक क्या सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं भारत में, ये भी एक बड़ा मसला चला और उसी में हम देखते हैं हाल फिलहाल में प्रवीण सर आरबीआई ने बहुत सख्ती भी की थी, कहा था कि फाइनेंशियल जो पेमेंट बैंक्स जो हैं इन पर केवाईसी को लेकर भी बहुत तरह के आरोप लगाए गए थे, फंड्स को लेकर। उसमें हुआ ये, देखिए अगर आप पेमेंट्स बैंक का और वास्तविक जो फुल फ्लेजेड जो बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं उनके बीच में मसला कहाँ से शुरू हुआ, वो ये था कि जो प्रीपेड आपके जो वॉलेट थे, है ना, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जिसको पीपीआई बोला जाता है, उसका पूरा मसला था। लोग वॉलेट में पैसा रखते थे, उसको खर्च करते थे, पेमेंट करते थे। जब से बैंकों को ये यूपीआई के जरिए ये आज़ादी मिल गई कि वो पेमेंट सर्विसेज देने लगे आसानी से, आप किसी भी कोड को वो कर लीजिए और स्कैन करके वो पेमेंट करें, तब से जो आपके जो वॉलेट्स थे या जो पेमेंट बैंक थे उनका धंधा पूरी तरह से एक तरह से चौपट हो गया। अब आप देखिए वॉलेट्स में शायद ही कोई पैसा रखता है। एग्जैक्टली सर। तो वहां से इन पेमेंट्स बैंक का पूरा एग्जिस्टेंशियल एक क्राइसिस क्रिएट हुई और यही वजह है कि 2022-23 में जो पेटीएम जो तमाम जो पेमेंट्स बैंक हैं, अगर आप उन सबको देखें तो उनको एक ठीक ठाक प्रॉफिट दर्ज हुआ था, लेकिन उसके पिछले 3 साल में लगातार लॉस में हुए। 335 करोड़ ऐसे लॉस हुए और उसके बाद फिर 2023-24 में एक बार फिर से इनको मामूली सही लेकिन फिर से एक बार घाटा हुआ। चलिए सर, आपने फाइनेंशियल्स की बात की तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने जो मार्च तिमाही में जो प्रदर्शन किया है वो भी एक जानकारी दे देते हैं। मार्च तिमाही में इनका जो मुनाफा है 2% बढ़ा था सर। जनवरी मार्च तिमाही में शुद्ध कंसोलिडेटेड मुनाफा जो है 316.11 करोड़ था, जबकि एक साल पहले ये आंकड़ा मात्र 310.63 करोड़ था। ऑपरेशन से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है एक साल पहले के मुकाबले 18% बढ़ा था सर। मार्च 2025 तिमाही में ऑपरेशन से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है 493.24 करोड़ रहा, जबकि मार्च 2024 तिमाही में ये 418.10 करोड़ था। तब नहीं, लेकिन सवाल विशाल जानते किस बात का है? सवाल इस बात का है कि क्या पेटीएम पेमेंट्स बैंक में जो रिमेनिंग स्टेक जो एसबीआई के पास था उसको खरीदने के जरिए क्या मुकेश अंबानी इस पूरे पेमेंट्स बैंक को एक नए लेवल पे ले जाना चाहते हैं? जियो पेमेंट पेटीएम आपने बोल दिया, सॉरी जियो पेमेंट्स बैंक का, माफ कीजिएगा, जियो पेमेंट्स बैंक में जो एसबीआई का जो स्टेक खरीदा है उसके जरिए क्या इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं? दूसरी कहानी ये है कि क्या जियो पेमेंट्स बैंक को चूंकि 2 लाख रुपए तक की आपके पास एक डिपॉजिट करने का मौका रहता है, जो डिपॉजिटर्स हैं उनके पास, क्या इसको नए एरियाज तक पहुंचाना चाहते हैं? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक का जो गठबंधन है या करार है उसके साथ इसको इंटीग्रेट करके क्या म्यूचुअल फंड और फाइनेंशियल सर्विसेज का जो स्कोप है उसको बढ़ा के घर घर तक पहुंचा देना चाहते हैं? उसमें क्या मदद कर सकता है जियो पेमेंट्स बैंक?
जियो पेमेंट्स बैंक, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर मुकेश अंबानी ने इसमें स्टेक अपना पूरा होली ओन सब्सिडरी बनाई है तो जाहिर तौर पर उनका कारोबारी प्लान कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। जी, ये भी एक चिंता वाली बात है सर, या सोचने वाली बात है कि मात्र 104 करोड़ की हिस्सेदारी एसबीआई को उस समय क्यों दी गई कि आप भी स्टेक लीजिए और अब उससे उनसे वापस ले लिया गया, ये भी एक सोचने वाली बात है। नहीं, उस समय देखिए जब तक पीपीआई का धंधा चल रहा था वॉलेट्स का, तब तक ये लग रहा था कि पेमेंट्स बैंक अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही, और हो सकता उसी दौरान एसबीआई ने स्टेक खरीदा हो कि आगे चल के इसमें उनको वैल्यू अनलॉक करने का मौका मिलेगा, लेकिन आगे चल के जैसे जैसे वॉलेट्स का या पेमेंट्स की सर्विसेज यूपीआई के जरिए, भीम के जरिए आ गई, उसके बाद से ये बिजनेस गड़बड़ाता हुआ दिखाई दिया है। तब इन्होंने सोचा कि और इस वजह से अब, लेकिन क्या अब पेमेंट्स बैंक के दिन अच्छे आएंगे? एक और बड़ी चीज़ है, क्या इनको आगे चल के स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो है वो दर्जा मिल सकता है, वहाँ अपग्रेड हो सकते हैं? या आगे चल के क्या जो जियो पेमेंट्स बैंक है, क्या ये फुल फ्लेजेड बैंक में तब्दील किए जा सकते हैं? जी। या किसी फुल फ्लेजेड जो बैंक है जो पूरी तरह से बैंकिंग सर्विसेज दे रहे, क्या वहाँ मर्जर हो सकता है? तो क्या किसी बैंकिंग सेक्टर में इस तरह से दाखिल होने का रास्ता बन सकता है मुकेश अंबानी के लिए? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आगे चल के जिनके जवाब विशाल मिल सकते हैं। चलिए सर, अब लौटते हैं जियो ब्लैक रॉक पर। सर आप कैसे देख रहे हैं सर इस बड़ी खबर को? जियो ब्लैक रॉक वाले जो पूरा मामला है उसको भी थोड़ा सा समझा दीजिए। बिल्कुल, जियो ब्लैक रॉक का जो करार है वो आप समझिए कि अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन के हिसाब से अगर हम देखें तो घर घर तक 100 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये की एसआईपी को पहुंचाया जा सकता है। जिस तरह से पैसिव फंड्स में महारत हासिल है ब्लैक रॉक की, उसका इस्तेमाल एक मतलब स्थिर रिटर्न देने के प्रोडक्ट्स लाकर क्या जियो ऐसा प्लान कर सकती है कि उसके जरिए लोगों को भले कम रिटर्न हो लेकिन सॉलिड रिटर्न हो, मतलब आपको स्थिर रिटर्न है, वो ऐसे प्रोडक्ट लाए जा सकते हैं। ये एक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आगे जाकर उसमें पता चलेगा जी। और उसमें भी स्पीड देखिए सर, ताबड़तोड़ स्पीड के साथ काम करते हुए दिख रहे हैं। चाहे सीआईओ को नियुक्त करना हो, ऋषि कोहली साहब को बनाया गया है सीआईओ, और उसके बाद जो 2 डेट फंड्स की बात की जा रही थी कि उसको लाने की योजना है, फिर कही जा रहा था कि इक्विटी की तरफ भी रुझान करेंगे। लेकिन सर एक अलादीन वाला भी मामला है, उसको भी हम समझना चाहेंगे। अलादीन को भी लेकर भी कहा जा रहा है कि सबसे पहले समझा देते हैं कि क्या है अलादीन सर। तो अलादीन का फुल फॉर्म है एसेट लायबिलिटी एंड डेट एंड डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। दुनिया भर में कहा जा रहा है कि 200 से ज़्यादा संस्थाओं इस विश्वसनीय सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती हैं। अलादीन जो है ग्लोबल लेवल पर 21 ट्रिलियन की जो एसेट है उसको मैनेज करता है। अलादीन का जो सॉफ्टवेयर है पोर्टफोलियो एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग, कंप्लायंस और ऑपरेशन से जुड़ी एक्टिविटीज़ में वो काम करता है। कहा जा रहा है कि इससे निवेशकों को अच्छा खासा फायदा हो सकता है। अब ब्लैक रॉक के इस अलादीन सॉफ्टवेयर का जो एक्सेस है वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के कस्टमर्स को भी मिलेगा और उसके उनको कई तरह के फायदे मिल सकते हैं। भारतीय जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कहा जा रहा है कि इंस्टीट्यूशनल ग्रेड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी तैयार करने में मदद मिलेगी। ग्लोबल लेवल पर जो बेंचमार्क किए गए हैं इन्वेस्टमेंट की जानकारी उनको भी वो हासिल कर सकते हैं। अलादीन सॉफ्टवेयर की मदद से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना कहा जा रहा है कि और आसान हो सकता है। तो लगातार सर वहाँ भी गियरअप होता हुआ दिख रहा है मामला। तो बहुत जल्द लगता है कि एक और अच्छी बड़ी राहत भरी खबर, गुड न्यूज़ मिल सकती है। बिल्कुल हो सकता है अगले कुछ महीनों के भीतर ही जियो ब्लैक रॉक के जो प्रोडक्ट्स हैं वो या म्यूचुअल फंड की जो एसआईपी है वो हो सकता है मार्केट में आ जाए। और जिस तरह का बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिलायंस के पास है उसका इस्तेमाल करके गांव-गांव, घर-घर तक इस एसआईपी को पहुंचाया जा सकता है। चलिए सर, अंतिम में एक और अपडेट दे देते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात हो रही थी, इसके शेयरों का कैसा प्रदर्शन रहा ये भी बता दें। 285.30 के आसपास कारोबार हो रहा है, 1% गिरा हुआ है। और अगर ओपनिंग क्लोजिंग की बात की जाए तो 289.50 की ओपनिंग है, हाई 290 का है। और 52 वीक हाई की बात करी जाए तो 368 का है, 52 वीक लो 198 है। अब एक महीने में इसने कितने निवेशकों को रिटर्न दिया? तो 3% का रिटर्न दिया। 6 महीने में इसने निवेशकों को 9% का निगेटिव रिटर्न दिया। और 1 साल की बात की जाए तो इसने 20% का निगेटिव रिटर्न दिया है। तो ये रही सर जियो फाइनेंशियल से रिलेटेड तमाम जानकारी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।